जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। और ईएमआरएस का कोई भी पोस्ट हो, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल ओनर जैसे सबके लिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। और किसके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर रहे हैं? केबीएस के, केंद्रीय विद्यालय समिति के जो पीजीटी, टीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश के दो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग जो है इसका तीसरा पार्ट में जो है देखेंगे। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर थे या जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किए थे इंग्लिश के, जनरल इंग्लिश के, वो थोड़े से सिंपल थे क्योंकि वो किस पे थे? वो पीआरटी और टीजीटी के थे। पीआरटी और टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। और पीआरटी और टीजीटी थोड़ा सा सिंपल, इसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। ये वाला जो पार्ट है ये टीजीटी नहीं, ये पीजीटी का है। पीजीटी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और उसमें जो जनरल इंग्लिश पूछी गई है उसका है। तो ये पेपर जो है, ये प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है, ये थोड़ा सा पिछले वाले दोनों पार्ट से थोड़ा सा टफ है। क्योंकि हम लोगों को जो है पूरा अपना चाहे सिंपल पूछे एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये हमारे में अभी तक कोई एग्जामिनेशन हुआ नहीं, तो हमें कोई आइडिया भी नहीं कि किस तरह से सिंपल पूछेंगे ये कि बहुत हार्ड पूछ लेंगे, हो सकता है। लेकिन हम अपनी तैयारी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, दिसंबर या जनवरी में इनके एग्जामिनेशन हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी हम लोग जो है इसको रिवाइज और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने सिंपल कर लिया, सिंपल तरह के जनरल पेपर हो गए, जनरल इंग्लिश के हो गए। अब हम जो थोड़ा सा हार्ड और टफ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। तो हम पीजीटी में देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पेपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये कह रहा है कि कंप्लीट करिए, पूरा करिए। फॉलोइंग मतलब जो नीचे सेंटेंस या वाक्य दिया गया है, बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब की सही फॉर्म, जो हम सभी जानते हैं वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। गो का मतलब होता है जाना, इसी का सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। तो इसी तरह जो है हर वर्ब के जो है तीन फॉर्म होते हैं। एक आईएनजी फॉर्म भी होता है, गोइंग, वो भी एक आईएनजी फॉर्म होता है, वो तो अलग से होता है। तो तीन फॉर्म होते हैं। तो ये कह रहा है कि हमें कंप्लीट करना है नीचे दिए गए वाक्य को, यानी सेंटेंस को, किसके द्वारा? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, जिसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। यूज द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई डिड नॉट ब्रिंग माई वॉलेट सिंस यू इन्वाइटेड मी टू लंच, आई गेस्ट, फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया है। और कह रहा है कि अब आप इसमें चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठा के इस पर रख दीजिए। तो सबसे पहले आप इसकी मीनिंग निकाल लीजिए। आप हिंदी मीडियम के हैं तो इस इंग्लिश का हिंदी मीडियम निकाल लीजिए, या आपका कोई और लैंग्वेज है, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, तो आप उसमें उसका इंग्लिश का उसी अपने ही भाषा में, आपकी जो भी भाषा, भोजपुरी में निकाल लो इवन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस इंग्लिश का पूरा सेंटेंस का अगर आपका अर्थ पता चल गया तो आप, जाहिर सी बात है, इसमें से आसानी से जो है आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि आई डिड नॉट ब्रिंग माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट या अपना पर्स नहीं लाया। क्यों? डिड नॉट लिखा हुआ ना, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। आई डिड नॉट ब्रिंग माई वॉलेट, मैं अपना पर्स नहीं लाया। सिंस मतलब क्यों? क्योंकि यू इन्वाइटेड मी, तुमने मुझे इन्वाइट किया था, टू लंच, लंच के लिए तुमने इन्वाइट किया था। एंड यहाँ पे लिखा कि आई गेस्ड यू, मैंने, मुझे लगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। अब ये सिंपल सा मतलब ये है, मान लीजिए कल का आपका ईएमआरएस में सिलेक्शन हो जाए और आप हमें जो है पार्टी दे दें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, मैं तो ऐसी कामना करता हूँ। हो जाए आपका सिलेक्शन हो गया और आप हमें जो है लंच के लिए बुला लें कि साहब आ जाइए आज लंच करते हैं, और आपने जो है हमें बढ़िया से 5 स्टार होटल में ले जाके ताज में जो है लंच कराना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब बिल लेकर आया बेटर, तो फिर आप जो है पैसा जब देने की बारी आई तो इधर उधर देख रहे हो, मुंह देख रहे हो इसका कि कौन पे करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया, आई डिड नॉट, मैं अपना पर्स नहीं लाया हूँ। आई डिड नॉट ब्रिंग माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट नहीं लाया हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया था और मुझे लगा कि तुम भाई अपने साथ कुछ पैसा तो लाए ही होगे, बिना पर्स के तो आओगे नहीं, बिना पैसा के। जब तुमने इनवाइट किया, पैसा तो तुम ही पे करोगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इसमें बैठ रहा है। आई हैड गिवन सम मनी, मैं क्यों मनी दूंगा भाई? मतलब आई गेस्ड यू हैड गिवन सम मनी, तुम मनी तो तुम ही दोगे, लेकिन गेस मैं ये कर रहा हूँ कि तुम अपने साथ कुछ पैसा जरूर लाए होगे। बिल हैव सम मनी ऑन यू, तुम्हारे पास कुछ पैसा होगा। होगा क्यों भाई? क्योंकि सब कुछ पास्ट में हो रहा है बात, तो ये सेंटेंस अगला वाला जो हमें भरना वो भी पास्ट में ही होगा। बस एक सिंपल सा ऐसा नियम है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये सिंपल सा कि आगे वाला जो पोर्शन पास्ट में है तो ये भी पास्ट में है। माइट हैव हैड सम मनी ऑन यू, माइट गिवन सम मनी, माइट
गिवन का कोई मतलब नहीं, मैंने ये गेस किया कि यू माइट हैव हैड सम मनी ऑन यू, कि मैंने ये गेस किया, मुझे ये लगा कि तुम्हारे पास जरूर कुछ ना कुछ पैसा, कुछ मनी तुम्हारे पास जरूर होगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक बार इसको यहाँ पे रख के आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आई डिड नॉट ब्रिंग माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट नहीं लाया, सिंस क्योंकि यू इन्वाइटेड मी, तुमने मुझे इन्वाइट किया था लंच के लिए। आई गेस, मुझे लगा, यू माइट हैव, तुम्हारे पास जरूर निश्चित रूप से कुछ मनी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे पास होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माइट। इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस दे दे, अब यही नहीं देगा, अगली बार कुछ और दे देगा, तो आप थोड़ा सा मोटा मोटा उस सेंटेंस का मीनिंग निकाल लीजिएगा, उसका अर्थ निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो ऑप्शन आपका सबसे सटीक बैठता है उसी को उस पर फिल कर दीजिएगा। चलिए अगला शुरुआत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि चूज द डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द मीनिंग ऑफ वर्ड इनकॉरिजिबल। यहाँ पे इनकॉरिजिबल का हमें मीनिंग बताना है, इसका हमें अर्थ बताना है। इनकॉरिजिबल का, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है, अभी इसमें ही थोड़ा सा दिक्कत ही आपको आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ऑप्शन को चूज करने में। तो इनकॉरिजिबल का वैसे मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप सुधार ना कर सको, जिसमें आप कोई संशोधन ना कर सको, कोई बदलाव ना कर सको, कोई इम्प्रूवमेंट ना कर सको, उसके लिए कहा जाता है इनकॉरिजिबल। कोई बदमाश, बदतमीज, नालायक किस्म का लड़का है, उसकी आदत पूरी बिगड़ चुकी है, आप उसको कुछ भी कर लो, मास्टर जी कितना पढ़ा लें, घर वाले कितना भी डांट लें, उसकी आदत इतनी ख़राब हो चुकी है कि कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं कि इनकॉरिजिबल। इसकी हैबिट जो है अब इनकॉरिजिबल हो गई, इसकी आदत इनकॉरिजिबल हो गई, ये हम चेंज नहीं कर पाओगे, इसमें सुधार नहीं हो सकता, इसमें करेक्शन नहीं हो सकता, इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो इनकरेजिबल का मतलब यही होता है कि जिसमें कोई सुधार या कोई संशोधन ना हो सके, ऐसी कोई भी चीज़। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। शोइंग एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड, ये कह रहा है कि शोइंग मतलब दिखाना, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस मतलब जो होता है किसी चीज़ के लिए विरोध करना, किस लिए, निश्चित टाइप ऑफ फूड के लिए, किसी निश्चित तरह के भोजन के लिए आप जो है रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। हैविंग रेजिलियंस एंड टेनेसिटी नॉट यूजुअली फाउंड इन अदर्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो दूसरों में नहीं पाई जाती है, ये भी राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है। डिस्प्लेइंग साइन ऑफ फैटिक एंड इन्फेक्शन इन द बॉडी, डिस्प्ले करना, साइन मतलब लक्षण, फैटिक मतलब जो होता है मूर्छित या थकान की, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण इन दी बॉडी, शरीर में, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। चौथा ऑप्शन बचता है हैविंग हैड हैबिट्स दैट कैनॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। तो राइट आंसर यही होगा कि इनकॉरिजिबल का मतलब होता है ऐसी कोई हैबिट जिसको आप चेंज ना कर सको, यानी बदल ना सको, या फिर ना ही आप उसको इम्प्रूव कर सको, यानी ना तो उसमें कोई सुधार कर सको। तो इनकॉरिजिबल का मतलब यही होता है। चलिए अगला देखते हैं। चूज द वर्ड फ्रेजेज दैट गिव्स द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस। ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है सेंटेंस का, उसको हमको मीनिंग बताना है। यहाँ पे इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पोर्शन है वो है नॉमेनक्लेचर। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरे सेंटेंस को। योर फाइंडिंग्स आर ओरिजिनल बट यू हैवंट फैमिलराइज्ड योर सेल्फ विथ नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, तो हमें जो इसका मतलब बताना है नॉमेनक्लेचर। अगर बायोलॉजी वाले नॉमेनक्लेचर जानते होंगे, एक होता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल द्विनाम पद्धति, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसको हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण का तरीका। नामकरण, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसका नामकरण होता है, पंडित जी नामकरण करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, किसी को नाम देना। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बायोलॉजी में बहुत चलता है। जैसे जो है, जो हम मनुष्य हैं, हम लोगों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। ज्ञानालय अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो ये सिंगल नेम है, ये सिंगुलर है, तो ये सिंगल टाइप का नॉमेनक्लेचर है। अगर ज्ञानालय कुमार या ज्ञानालय देवी इसको कर दो तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। क्योंकि किसी जीव के, किसी व्यक्ति के, किसी जो है इंसान के दो नाम जब होते हैं, मतलब शब्द में नाम तो एक ही होता है लेकिन उस नाम में उसके दो शब्द दिए होते हैं, तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं, बायोलॉजी में चलता है। तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया, ये बाइनोमेनक्लेचर हो गया। कभी भी जो है बायोलॉजी में जो ये शब्द होते हैं ना, ये दोनों को अंडरलाइन कर दिया जाता है, क्योंकि ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, तिरछे लिखना पड़ता है। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो है वो इटैलिक्स में लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है। तो तिरछा हम लोग लिख नहीं पाते, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। इसका जो पहला होता है ये कैपिटल लेटर में होता है, और जो ये होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। ये जो होता है उस स्पीसीज की, उस व्यक्ति की, वो जीनस कहलाता है, और ये वाला जो पिछला वाला पोर्शन होता है वो स्पीसीज कहलाता है, यानी प्रजाति कहलाती है। तो चलिए बायोलॉजी की बात थी, हमें अपना यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना है। योर ओरिजिनल फाइंडिंग, कोई होगा
प्रोफेसर साहब होंगे, कोई पीएचडी कर रहा होगा, कोई रिसर्च कर रहा होगा, उससे ये कह रहे हैं कि योर फाइंडिंग्स, तुमने जो खोज की है, आर ओरिजिनल, वो ओरिजिनल है। मतलब अब तो कॉपी पेस्ट का ज़माना चलता है ना भाई, रिसर्च पेपर ऐसे शब्द हैं, कहीं से भी उठवा लो, उसका कॉपी पेस्ट कर लो और उसके नाम पे रिसर्च पेपर छप जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी जो फाइंडिंग्स है, तुमने जो खोज की है वो ओरिजिनल है, लेकिन बट यू हैवेंट फैमिलराइज योर सेल्फ, तुम ये चीज़ नहीं जान पाए, ये चीज़ तुमको पता कर लेना चाहिए था कि नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन आपने खोजा उसका नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर, जो चीज़ आप खोजे हो, कोई अगर नई स्पीसीज आपने खोज लिया तो आपको नॉमेनक्लेचर का तरीका पता होना चाहिए, आपको उसका नाम देना पड़ेगा, नई नाम देना पड़ेगा, नया नाम देना पड़ेगा। और नया नाम देने का साइंटिफिक तरीका होता है, ऐसे कोई भी किसी भी स्पीसीज का कोई नाम नहीं दे सकता, उसका एक तरीका है, वो वैज्ञानिक वाले तरीके से किया जाता है, जिसको बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं। साइंस में उसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये थी। तो हमें नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया, सिस्टम ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन का तरीका ये नहीं है। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना, जैसे किंगडम हो गया, किसी भी प्लांट का किंगडम होता है, उसके बाद उसका फाइलम होता है, उसका क्लास होता है, उसका आर्डर होता है, उसका जो है जीनस होता है, उसकी स्पीसीज होती है। तो प्लांट, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से जब किसी जो है एनिमल को या किसी प्लांट को जब हम उसको बांटते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है, नॉमेनक्लेचर दूसरी चीज़ है। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है हम नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन में हम एक दूसरे के सिस्टम पे रखते हैं कि भाई किंगडम में होते हैं बहुत सारे फाइलम में होते हैं क्लास में आर्डर होते हैं, आर्डर में बहुत सारे जीनस होते हैं और जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। यूजेज ऑफ नॉमेनक्लेचर का मतलब यूजेज ऑफ नहीं होता है, वैल्यू ऑफ भी नहीं होता, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। तो राइट आंसर आपका यही है कि ये एक सिस्टम है, नेमिंग का, नामकरण करने का एक तरीका है नॉमेनक्लेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। यहाँ पे भी अंडरलाइन फ्रेज दिया हुआ है। अंडरलाइन फ्रेज ये है, नेक्स्ट यस्टरडे लेटेस्ट। तो ये कह रहा है कि हम पहले इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सेंटेंस क्या लिखा हुआ, आप इसका अर्थ निकाल लेते हैं कि अप्लीकेशंस फॉर द दिस पोजीशन शुड बी फाइल्ड बाय नेक्स्ट सैटरडे लेटेस्ट। ये कह रहा है कि जो अप्लीकेशंस भरे जा रहे हैं फॉर दिस पोजीशन, इस पद के लिए, शुड बी मतलब हो जाने चाहिए, फाइल्ड मतलब भर के आप जमा कर दीजिए, बाय नेक्स्ट सैटरडे लेटेस्ट, अगले शनिवार तक आप इस पोजीशन के लिए, इस पद के लिए एप्लीकेशन भर दिए जाने चाहिए। ये वाक्य है, हमें बाय नेक्स्ट सैटरडे लेटेस्ट, इसी को हमको सही करना है। तो चलिए देख लेते हैं। लेटेस्ट नेक्स्ट सैटरडे, लेटेस्ट बाय सैटरडे नेक्स्ट, नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट, नेक्स्ट सैटरडे लेटेस्ट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट सैटरडे एट द लेटेस्ट होता है। लेटेस्ट का मतलब होता है तक, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि तक, सैटरडे तक जो है आप हर हाल में जो है आप इस पोजीशन के लिए जो एप्लीकेशन है उसको भर दीजिए, उसको फाइल कर दीजिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नेक्स्ट सैटरडे एट दी लेटेस्ट। चलिए अगला देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे भी हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म को यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। यूज द ऑप्शंस गिवन बिलो, ये ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सी वॉज टू नर्वस टू स्पीक बिफोर सच ए लार्ज ऑडियंस एंड फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो पहले अर्थ निकालते हैं कि सी मतलब वाह, वाज टू नर्वस बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, टू स्पीक बोलने से, बिफोर सच आ लार्ज ऑडियंस। ये कह रहा है कि मतलब अब इंडिया में अधिकांश लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, जब भी बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, जब वहाँ पे कह दो कि भाई डांस करो, घर में बच्चा बहुत खेलेगा कूदेगा, उसको कह दो कि भाई जब स्कूल में कोई कंपटीशन होगा तो वहाँ पे जो फिर वो नर्वस हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि सी वॉज टू नर्वस, वो इतना ज़्यादा नर्वस हो गई कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। टू स्पीक बिफोर मतलब सामने किसके, सच आया लार्ज ऑडियंस, इतनी बड़ी भीड़ देख के, इतनी जर से दर्शक देख के वो इतनी नर्वस हो गई कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया। एंड के बाद क्या भर सकते हो, वाज प्रॉम्प्टेड, विल बी प्रॉम्प्टेड, हैज टू बी प्रॉम्प्टेड एंड हैड टू बी प्रॉम्प्टेड। तो वाज प्रॉम्प्टेड ये भी नहीं होगा, बिल तो होगा नहीं क्योंकि सब कुछ पास्ट में चल रहा है, तो ये भी पास्ट में ही होगा, इसको भी हटा दीजिए। अब 2 ऑप्शन आपका पर बच रहा, हैज टू प्रॉम्प्टेड एंड हैड टू प्रॉम्प्टेड। हैज इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैज का जो है पास्ट फॉर्म हो जाता है हैड, तो सब कुछ पास्ट में चल रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैड टू बी प्रॉम्प्टेड। अब इसको यहाँ पे आप इसको भर के कंप्लीट कर लीजिए। सी वॉज टू नर्वस, वो इतना ज़्यादा नर्वस थी,
टू स्पीक कि बोल नहीं पा रही थी बिफोर द सच ए लार्ज ऑडियंस, इतनी बड़े दर्शक के सामने, एंड और करना पड़ा क्या, हैड टू प्रोम्प्टेड, उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ा, उसको थोड़ा सा प्रेरित करना पड़ा, थोड़ा सा धक्का देना पड़ा। यही इसका मतलब, प्रोम्प्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा प्रेरित कर दीजिए कि अरे जाओ यार कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वो इतनी नर्वस थी कि वो बोल नहीं पा रही थी, भीड़ ज़्यादा थी, तो लोगों ने क्या किया होगा, जो पीछे रहे होंगे उनको कहेंगे अरे जाओ जाओ कुछ नहीं है। तो हैड टू बी प्रोम्प्टेड, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हैड टू बी प्रोम्प्टेड। चूज द मोस्ट वर्ड, मतलब चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट, हमें विलोम बताना है किसका, इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड डायलेट, डायलेट का हमें अपोजिट बताना है, यानी विलोम शब्द हमें बताना है, ठीक है। डायलेट का मतलब डायलेशन कभी कहते हैं, डायलेट कर दो यार, डायलेशन कर दो। तो डायलेशन या डायलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, विस्तार कर दीजिए। तो सही मीन्स का मतलब होता है कि फैला दीजिए या विस्तार कर दीजिए या बढ़ा दीजिए, उसका मतलब होता है डायलेट। अब इसी का अपोजिट हमें बताना है, तो फैलाना का मतलब होता है या तो उसको छोटा कर दो, शॉर्टन कर दो, या उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो। शॉर्टन या कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा कर दीजिए, किसी चीज़ को बढ़ाने का अपोजिट हो जाएगा कि भाई उसको छोटा कर दो। अबडक्ट का मतलब होता है किसी को ज़बरदस्ती भगा ले जाना, तो इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, डायलेट का अपोजिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे डायलेट का मतलब हो गया फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसको सिकोड़ के छोटा कर दीजिए। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ाना या फैलाना, तो हमें सिनोनिम्स तो नहीं बताना है, अगर सिनोनिम्स होता तब एक्सपैंड चल जाता हमारा, इसलिए डायलेट का ही सिनोनिम्स है। इसकी मीनिंग भाई एक्सपैंड का मतलब भी फैलाना होता है, डायलेट का मतलब भी फैलाना होता है। श्रिंक का मतलब होता है छोटा करना, मतलब कि जैसे कोई कपड़ा होता है ना श्रिंक कर जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि मोस्ट नियरली जो सबसे ज़्यादा सही है वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा और डायलेट का मतलब होता है फैलाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा कर देना और डायलेट का मतलब फैला के बड़ा कर देना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अगला देखते हैं कि चूज द नेम वन मीनिंग which बेस्ट एक्सप्रेस्ड द इडियम हॉब्सन चॉइस। यहाँ पे हॉब्सन चॉइस एक इडियम दिया गया, इसकी मीनिंग पूछी जा रही है। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, या तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, या फिर आप जो है आपको कोई विकल्प जब आपके पास नहीं बचा होता तो उसको कहते हैं हॉब्सन चॉइस। जैसे आपने अब किसी मार्केट में गए, वहाँ पे फ्री में कंबल बट रहे थे, कंबल थे 4 तरीके के, लाल कलर का था, हरे कलर का था यानी रेड था, ग्रीन था, वाइट था, और फिर एक और कोई कलर ले लीजिए ब्लू था। तो अब आपने कहा कि भैया ये है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई रेड वाले तो फलाने ले लिए, ग्रीन वाले उनके लिए है, वाइट वाले उनके लिए, अब ये खाली ब्लू वाला कंबल बचता है। तो अब आप या तो यही ब्लू वाला कंबल लें, आपको भले ब्लू कलर नहीं पसंद है, लेकिन अब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि ये पहले से ही किसी को दे दिए गए हैं। तो जो दुकानदार है या जो बांट रहा है वो कह रहा है कि भैया ब्लू ही बचा है, या तो आप ले लो या तो फिर छोड़ दो। तो ऑप्शन चॉइस इसी के लिए यूज होता है जब आपके पास कोई विकल्प ना बचा हो, कोई चीज़ और ना बची हो, या तो कोई विकल्प नहीं है तो आप छोड़ दो, तो इसके लिए होता। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमारा सबसे सही बैठ रहा है। ये सिचुएशन ऑन व्हिच, एक ऐसी स्थिति ऑन व्हिच जिसमें यू हैव नो चॉइस बिकॉज यू डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, यू गेट नथिंग एट ऑल। तो राइट आंसर यही है कि एक ऐसी स्थिति, ऑप्शन चॉइस का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जब आपके पास कोई चॉइस ना हो, क्योंकि बिकॉज यू डिडेंट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, या फिर यू गेट नथिंग। ये कह रहा है कि आपके पास कोई चीज़ चॉइस नहीं थी, ना तो आपको कुछ दिया गया, ना आपके पास कोई चीज़ मिली, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस थी नहीं। तो राइट आंसर वही हो गया। अगला देख लेते हैं, सिचुएशन इन व्हिच यू हैव ऑल चॉइस। ऑल चॉइस मतलब नहीं होता नो चॉइस, तो ऑल चॉइस इसको भी हटा दीजिए। ये चॉइस भी नहीं होगा। where your fortunes have already been decided before you exercise the choice। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके भविष्य का, आपका जो भाग्य है वो पहले से डिसाइड कर चुका हो, जब से उससे पहले कि आप कोई चूज सेलेक्ट करो। चौथा, ये चॉइस व्हिच इज बिन बिन सिचुएशन, मतलब जहाँ पे सबको लाभ हो, जितनी भी पार्टीज हों जिनमें सब में लाभ हो। तो ये नहीं होता। ऑप्शन चॉइस का मतलब ये होता है कि जब या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा या आपके पास कोई विकल्प ना बचा हो। तो ये जो सबसे ज़्यादा सही आंसर आपका जो सबसे सटीक मीनिंग बता रहा है वो है ये सिचुएशन ऑन व्हिच यू हैव नो चॉइस बिकॉज यू डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन, यू गेट नथिंग एट ऑल। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चूज द राइट डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ वर्ड मार्जिनेलिया। मार्जिनेलिया का हमें मीनिंग बताना है, यहाँ पे भी हमें अर्थ बताना है इसका। किसका? मार्जिनेलिया का। ये शब्द है, इसका हमें अर्थ बताना है, मार्जिनेलिया।
कभी ये देखे हो हाशिए पे, कहते हैं ना कि हाशिए पे जो लिखा हुआ उसको पढ़ लो, हाशिए पे लिखा हुआ है या जो है पार्श्व में जो लिखा हुआ है या जो किनारे पे लिखा हुआ है, तो मार्जिनेलिया का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ किनारे पे कुछ लिख दिया जाता है, मतलब किसी भी किताब के या भी कोई नोट्स है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसके हाशिए पे कोई चीज़ लिख दी जाए एक्स वाई जेड, तो उसको हम उसके लिए यूज करते हैं मार्जी या मार्गिनेलिया या मार्जिनेलिया। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया। ये मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप हु डू नॉट यू एक्चुअली फाइट बट ऑब्जर्व कॉम्बैट फ्रॉम आउटसाइड। ये कह रहा है कि ऐसे लोगों का समूह जो बाहर से झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बैठ के बाहर जो है तमाशा देख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रही है उसको बाहर से जो है उसका तमाशा देख रहे हैं, तो ये इसका अर्थ नहीं है। नोट्स रिटन इन दी मार्जिन्स, मार्जिन का मतलब होता है किनारा, ऑफ ये बुक या फिर ये डॉक्यूमेंट के यू हैव रीड। तो हाँ, राइट आंसर यही है कि ऐसे नोट्स या ऐसी कोई चीज़ जो लिखी हुई है कहाँ पे, मार्जिन पे, किनारे पे लिखी हुई है किसी बुक या डॉक्यूमेंट के, जिसको आपको यू हैव टू रीड, जिसको आपको पढ़ना होता है, उसी के लिए मार्जिनेलिया का अर्थ यही है। तीसरा भी हम पढ़ लेते हैं कि पीपल हु हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बॉर्डर कंट्रीज एंड टेरिटरी, जो बॉर्डर कंट्री का एक्सपीरियंस है, टेरिटरीज का उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसको अनुभव किया हो, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। इस तरह का मार्जिन का मतलब नहीं है। मार्जिनेलिया का मतलब होगा कि किसी पुस्तक के किनारे जो लिखा होता है उसको पढ़ना। मार्क्ड विद पेंसिल एंड ड्रॉन ऑन द रूफ्स ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग, किसी पब्लिक बिल्डिंग के जो है पेंसिल से ड्रा कर दोगे तो थपड़िया देगा, ठीक है। हर जगह जो है जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है, गोदा गादा ही रहता है, लिखा ही रहता है। चलिए हटा देते हैं, हमें तो अपने मार्जिनेलिया से मतलब है। तो मार्जिनेलिया का मतलब होता है जो पार्श्व में या हाशिए पे जो लिखा होता है किसी किताब या डॉक्यूमेंट को, उसके लिए यूज होता है। चलिए हमें यहाँ पे एरर करेक्शन देखना है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, हमें उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के, दैट हैज़ या मे हैव एन एरर। जिसमें पूछा जा रहा है कि जो 4 सेंटेंस दिया गया इसमें 4 पार्ट हैं, इसमें कहीं किसी पार्ट में एक एरर दिया गया, उसी पार्ट को हमें डिटेक्ट करना है। तो एरर डिटेक्शन है, गलती हमें देखनी है। रोजेज ग्रो, ठीक है, रोजेज यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल है ना, ग्रो, ठीक है, ईएस लगा होता है, अगर सिंगुलर होता तो ग्रोज हो जाता, नहीं लगा क्योंकि प्लूरल है। रोजेज, रोजेज ग्रो, रोज ग्रो करते हैं, ग्रो करता है कहाँ पे, विथ अबंडेंस अगेंस्ट दिस ओल्ड वॉर, मतलब एक पार्ट ये हो गया, रोजेज ग्रो, ये सही है। विथ अबंडेंस अगेंस्ट दिस, विथ अबंडेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, अगेंस्ट दिस ओल्ड वॉल मतलब पुरानी दीवार है, उसके सहारे पे जो है पूरे रोज यानी जो गुलाब का पौधा है वो बहुत ज़्यादा संख्या में उगा हुआ है। इन दिस सीजन, इस मौसम में, इन दिस सीजन भी सही है, ओल्ड ओवाल भी सही है, रोजेज ग्रो भी सही है, हमारे पास बचता है ये, तो यहीं पे गलती है। ये कह रहा है रोजेज ग्रोज विथ नहीं होता है, इन अबंडेंस होता है। फ्रेज कभी भी जो होता है अबंडेंस विथ अबंडेंस नहीं होता, इन अबंडेंस मतलब भारी संख्या में ग्रो की है ना, भारी बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है, विथ नहीं आ रहा है। विथ मतलब होता है से, मतलब किसी के पास अगर कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए हम विथ यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे विथ नहीं होगा, इन होगा। इन अबंडेंस मतलब रोजेज मतलब गुलाब के पौधे, ग्रो मतलब उगते हैं, विथ नहीं, इन अबंडेंस मतलब भारी मात्रा में, अगेंस्ट दिस ओल्ड वाज, ये पुरानी दीवार के सहारे, इन दिस सीजन, इस सीजन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। इम्प्रूव द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे भी जो कह रहा है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है उसको हमको सही करना है, तो चलिए देख लेते हैं क्या अंडरलाइन। राजू सीम टू बी लिविंग एट सम रिमूव फ्रॉम रियलिटी, यहाँ पे जो अंडरलाइन पोर्शन है लिविंग एट सम रिमूव फ्रॉम रियलिटी, इसका मतलब ये होता है राजू जो है मतलब जो वास्तविकता से दूर जीता हो, सच्चाई से दूर रह के जी रहा है, उसके लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दिया फ्रॉम सम रिमूव, इन ये रिमूव, एट वन रिमूव या फिर एट सर्टेन रिमूव। तो जो सम रिमूव यहाँ पे होगा उसका सही आंसर होता है एट वन रिमूव। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एट वन रिमूव। इसका पूरा अर्थ ये होता है कि राजू को ऐसा लग रहा था कि राजू क्या करता है, लिविंग रहता है एट वन रिमूव फ्रॉम रियलिटी, मतलब सच्चाई से, वास्तविकता से दूर रह के जीता है, वास्तविकता से दूर रहता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एट वन रिमूव। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी थकाऊ भी हो गया क्योंकि थोड़ा सा टफ था। पिछले वाले जो हमारे इंग्लिश के क्लास थे वो सिंपल उसमें पूछे गए थे, इसमें थोड़ा सा हार्ड पूछा गया है,
लेकिन कुछ इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जिसको हम सॉल्व ना कर पाएँ। थोड़ा-सा जैसा हमने बताया कि थोड़ा-सा अगर मीनिंग हम निकालेंगे ना, थोड़ा-सा अपना टेढ़ा-मेढ़ा जो भी मीनिंग हम निकाल पा रहे हैं, अगर वो थोड़ा-सा मीनिंग निकाल लेंगे, चाहे हिंदी में निकाल लो, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, आपकी जो देसी भाषा है जिसको आप यूज़ करते हो, आपकी जो मदर टंग है उसमें निकाल लीजिए, आपको कोई ना कोई आंसर सही मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है। तो ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम जो है फिर केवीएस के और भी जो है पेपर ला रहे हैं, हिंदी के भी हम लोगों ने एक कुछ डाल रखा है, आईसीटी यानी कंप्यूटर के भी हो गए हैं। हम आगे और भी केवीएस और एनबीएस के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उसको जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि जो है हमारे ईएमआरएस में हम अच्छी संख्या में जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो ठीक है, इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी जो है मान के चलिए कि जो है दिसंबर आपके लिए जो है एग्ज़ाम का समय है, तो उससे पहले हमारी सारी जो है चीज़ हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, रिवीजन कर लें, सारी चीज़ हमारा हो जाए। तो डेली जो है 10-12 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि अभी या तो अभी मज़े कर लो, जीवन भर फिर मेहनत करना, या फिर अभी 1-2 महीने मेहनत कर लो और फिर जीवन भर मज़े कर लेना। तो चॉइस आपकी है, मज़े करना है अभी 2 महीने या मेहनत करनी है। तो 2 महीने मेहनत कर लो, सिलेक्शन के बाद जो मज़े करना है अपना करिएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं क्या है। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।